अच्छा जी, क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास एम ओवर ई आई डायग्राम ट्रायंगुलर क्यों है? जो अभी हमने पढ़ा है, मेंबर पिन सपोर्टेड एट फार एंड। वाई एम ओवर ई आई डायग्राम इज ट्रायंगुलर? वाई नॉट रेक्टेंगुलर, स्क्वायर? हाँ जी, कौन बताएगा? आदिल खान। तोसी जफर। हमारे पास जो ये फार एंड है, बी बी सपोर्ट या बी प्राइम सपोर्ट, ये पिन सपोर्टेड है। पिन सपोर्ट क्या होती है? वो मोमेंट एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो वहाँ पर रिएक्शन में मोमेंट हमेशा ज़ीरो ही आता है। इसलिए एम ओवर ई आई डायग्राम जो इसकी बन रही है वो ट्रायंगल बन रही है, कि जहाँ पर इसने मोमेंट शो की हुई है वहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट है, और बी सपोर्ट तक जाते जाते या बी प्राइम सपोर्ट तक जाते जाते मोमेंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है। इस बीम के अंदर ये मोमेंट खुद ही ये इसको काउंटर करता है, ये बी सपोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ता। अगर ये फार एंड फिक्स होता तो ये डायग्राम हमारे पास क्या होती? ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती, कि हमारे पास मोमेंट जो होता पूरा वहां पे जाता और वहां पे ये एब्जॉर्ब हो जाता। सर ये नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो क्या है? सिमेट्रिक बीम है और उसके ऊपर लोडिंग भी सिमेट्रिक है, ये ऊपर शो भी कर रहे हैं। इफ ए बीम इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ इट्स लोडिंग एंड ज्योमेट्री, बीम को अगर हम देखें तो ये वाली लेंथ एल प्राइम और ये वाली लेंथ एल प्राइम ये भी सेम है, दरमियान वाली लेंथ एल है, और दोनों सपोर्ट्स पिंस फार जो सपोर्ट्स है दोनों फिक्स सपोर्ट्स हैं, और दरमियान में दोनों रोलर सपोर्ट्स हैं। तो और लोडिंग भी क्या हो रही है? पी लोड लग रहा है हमारे पास ए बी के सेंटर में, और सिमिलरली सी डी के सेंटर में पी लग रहा है। तो हमारे पास इस केस में बीम भी सिमेट्रिक है और लोडिंग भी सिमेट्रिक है। लोडिंग एंड ज्योमेट्री इज सिमेट्रिक, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम विल आल्सो बी सिमेट्रिक। तो इसकी वजह से जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो भी सिमेट्रिक होगी, कि दोनों साइड पे मोमेंट जो आ रहा होगा वो इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, सेम सिमेट्रिक बन रही होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी। एज ए रिजल्ट द मॉडिफिकेशन फॉर ऑफ द स्टिफनेस फैक्टर फॉर द सेंटर सेंटर स्पैन कैन बी मेड। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? स्टिफनेस फैक्टर की हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सेंटर स्पैन में, so that the moments in the beam only have to be distributed through joints lying on either half of the beam. To develop the appropriate stiffness factor modification, consider the beam shown in figure 12-11A, जो ये टॉप पे बीम है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू सिमिट्री द इंटरनल मोमेंट्स एट बी एंड सी आर इक्वल। सिमिट्री की वजह से जो मोमेंट यहाँ पर बी पे आएगा और जो मोमेंट यहाँ सी में आएंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, एज्यूमिंग दिस वैल्यू टू बी एम, जो मोमेंट जो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं इसकी वैल्यू को अगर हम एम कंसीडर करें, द कॉन्जुगेट बीम फॉर स्पैन बी सी इज शोन इन फिगर 12-11 बी ए बी बल्कि। अब हमारे पास यहाँ पर जो मोमेंट्स आ रहे हैं ये इक्वल आ रहे हैं, तो इसकी एम ओवर आई डायग्राम जो हमारे पास बनेगी वो रेक्टेंगुलर शेप में बनेगी। ठीक है, दोनों साइड्स पे मोमेंट्स इक्वल है, तो एम ओवर आई डायग्राम क्या बनेगी? रेक्टेंगल शेप में बनेगी इस किस्म की। दी स्लोप थीटा एट ईच एंड इज देयरफॉर। अच्छा, अभी कैसे इसमें है क्या क्या? इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एम ओवर आई डायग्राम ये बन रही है। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर में होता है यहाँ पे। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? लेंथ डिवाइड बाय विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास एल मल्टीप्लाई बाय बी होगा। ठीक है, तो लेंथ अगर हम देखें इसमें हमारे पास एल है और इसकी विड्थ कितनी आता है? एम ओवर ई आई आता है। तो हमारे पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा? एम ओवर ई आई मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, वो ये इसका एरिया बन गया, और ये बेसिकली इसी कहाँ पे इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये लग रहा होगा,
वो बनेगा L/2 पे। ठीक हो गया। अब ये बात कर रहे हैं, अब हमने इसका मोमेंट एट सी प्राइम यहाँ पर हमने इसका मोमेंट लेना है और हमने इसकी वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, शेयर की। जब हम शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बेसिकली वो रोटेशन की इक्वल होती है कॉन्जुगेट बीम मेथड में, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इस तरह आ जाएगी, जिस तरह हमने लास्ट में यूं किया हुआ था। तो ये हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी बी प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल आएगा, जब मोमेंट हम इस पॉइंट पे लेंगे सी पे। समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, काउंटर क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव। तो वी बी प्राइम क्या कर रहा है, इसके अंदर मोमेंट कॉज कर रहा है। वो मोमेंट जो कॉज हो रही है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो ये इसको हम लिखेंगे नेगेटिव वी बी प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक हो गया। तो वही यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है, नेगेटिव वी बी प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल। ये इसकी मोमेंट कॉज हो रही है वी बी प्राइम की। सेकंड अब क्या है, हमारे पास मोमेंट कॉज हो रही है किस डायरेक्शन में, दूसरी और कोई फोर्स जो लगा रही है मोमेंट, जो ये है वो क्या है, एम ओवर ई है मल्टीप्लाई बाय एल, ये मोमेंट कॉज कराएगा। और इसकी डायरेक्शन होगी इसमें। ये डायरेक्शन कौन सी है, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यस। ये हमारे पास, हमने कहा था कि हमारे पास समेशन ऑफ मोमेंट्स में काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, इस वजह से इसने यहाँ पर इसको पॉजिटिव शो कर दिया। ठीक है, एम ओवर ई आई वाले को। अच्छा जी, इसकी मोमेंट कितनी होगी, ये हो जाएगा एम ओवर ई आई मल्टीप्लाई बाय एल, ये इसकी फोर्स हो जाएगी। और इसका मोमेंट आर्म बनेगा L/2। तो ये बन जाएगा एम ओवर ई आई मल्टीप्लाई बाय L/2। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये आया हुआ एम ओवर ई आई मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय L/2। और तीसरी जो फोर्स इसमें लग रही है वो बेसिकली वी सी प्राइम लग रही है, उसकी वजह से मोमेंट जीरो कॉज होगा, इसलिए उसको इसने कंसीडर नहीं किया। तो हमारे पास टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वी बी प्राइम लग रही है जो मोमेंट कॉज कर रही है, और दूसरा एमोरिया है, डायग्राम का एमोरिया है मल्टीप्लाई बाय एल है जो कि मोमेंट कॉज कर रहा है। उसकी वजह से जो हमारे पास इसका बनेगा मोमेंट की बनेगी, वो ये बनेगा माइनस वी बी प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एम ओवर ई आई मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय L/2। एम ओवर ई आई को मल्टीप्लाई बाय L/2, इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आ जाएं तो ये बनेगा माइनस एम एल स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 EI। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे बचेगा माइनस वी बी प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल, ये बच जाएगा। एल को हम एल स्क्वेयर से जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा, और माइनस माइनस से कैंसिल होकर आएगा, बी बी प्राइम इज इक्वल टू ML/2 EI, ये चीज़ आएगी। ठीक है, क्लियर है ना ये बात। जी सर। यस सर। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास शेयर जो होती है कॉन्जुगेट बीम मेथड में, वो डिफ्लेक्शन, ये स्लोप थीटा की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, स्लोप थीटा एट ईच एंड इज देयरफॉर। अच्छा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने खाली m की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास बनेगा m इज इक्वल टू 2 EI डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई थीटा। इक्वेशन के सब L/2 EI को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाए। और हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंट का जो ये 2 EI और L लगता है यहाँ पे, ये जो ये वाला फैक्टर होता है बेसिकली स्टिफनेस फैक्टर होता है। तो हम ऐसे केस में जब हमारे पास सिमेट्रिक बीम और लोडिंग है तो हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर फॉर दी सेंटर स्पैन बनेगा K इज इक्वल टू 2 EI डिवाइड बाई एल। क्लियर हो गया। Thus, moments for only half the beam can be distributed provided the stiffness factor for the center span is computed using equation 12/5। अच्छा जी, अगर हमारे पास ऐसे ही लोडिंग आ रही है जो सिमेट्रिकल बीम और सिमेट्रिकल लोडिंग है तो खाली हमें हाफ बीम की मोमेंट्स खाली करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, जो लेफ्ट एक साइड पे होगा वही दूसरी साइड पे भी होगा बीम के। ठीक है, तो स्टिफनेस फैक्टर हम ये यूज करेंगे कि इक्वल्स टू 2 EI डिवाइड बाय एल। बाय कंपैरिजन द सेंटर स्पैन स्टिफनेस फैक्टर विल बी वन हाफ द दैट यूजुअली डिटरमिन्ड यूजिंग K इक्वल्स टू 4 EI डिवाइड बाय एल। जो हमने फार एंड फिक्स करके पढ़ा हुआ था उसमें हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर आता है 4 EI डिवाइड बाय एल। उससे अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये उसका हाफ बनता है। ठीक है, जब आपके पास सिमेट्रिकल बीम और लोडिंग हो। जब आपके पास फार एंड पिन सपोर्टेड हो तो वो 3/4 उसका बनता है, जिस हमने यहाँ पे पढ़ा भी था।
इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नो सर। नो सर। क्लियर है। अच्छा, अब इन दो की बेस पे ना पहला न्यूमेरिकल है, ये वाला हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा उसके साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। डिटरमिन द इंटरनल मोमेंट्स एट द सपोर्ट्स फॉर द बीम शोन इन फिगर 12-13A। ये हमारे पास 12-13A बीम है, इसके ऊपर जो इंटरनल सपोर्ट इंटरनल मोमेंट्स बनती हैं सपोर्ट्स पे वो हमने कैलकुलेट करनी है। ई आई इसमें कांस्टेंट है। तो अगर आप देखें इसमें लोडिंग क्या है, दरमियान में यूडीएल है और हमारे पास जो एंड स्पैन्स है वहाँ पर यूवीएल लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी 4 पर फुट है। और जो हमारे पास दरमियान वाला स्पैन है इसकी लेंथ 20 फीट है, और जो हमारे पास एंड स्पैन है इनकी लेंथ 15 फीट है। तो ये सिमेट्रिकल बीम है और सिमेट्रिकल लोडिंग है। और अगर हम देखें तो हमारे पास फार एंड इन दोनों में दोनों सपोर्ट्स के पिन सपोर्टेड है। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन द बीम एंड लोडिंग एट आर सिमेट्रिकल, बीम और लोडिंग सिमेट्रिकल है। thus we will apply k equals to 2ei over l। जो हमने ये कैलकुलेट किया था k is equal to 2ei divided by l। ठीक है, ये किस केस में था, सिमेट्रिकल बीम और लोडिंग के लिए। तो जब ये सिमेट्रिकल बीम और लोडिंग है, ठीक है, तो हम ये k equals to 2ei over l इसको यूज कर सकते हैं टू कंप्यूट द स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द सेंटर स्पैन BC का हम स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, एंड देयरफॉर यूज ओनली द लेफ्ट हाफ ऑफ द बीम फॉर द एनालिसिस। अच्छा, जब हम ये वाला सिमेट्रिकल बीम के लिए हम ये अप्लाई करेंगे, लोडिंग सिमेट्रिकल बीम और लोडिंग के लिए जब हम ये वाला k इक्वल्स टू 2ei डिवाइड बाय l स्टिफनेस फैक्टर यूज कर रहे हैं, तो हमने फिर क्या करना है, खाली लेफ्ट स्पैन यूज करना है या खाली राइट स्पैन, ये हमने कंप्यूटेशन में यूज के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, एनालिसिस के लिए हम खाली इसको करेंगे क्योंकि दूसरे में वही वैल्यूज आएंगी जो आपकी एक स्पैन में आएंगी। अच्छा, the analysis can be shortened even further by using k equals to 3i over l for computing the stiffness factor of segment AB since the far end A is pinned। अच्छा, अगर हम ये वाली साइड देखें बी ए बी की, तो हमारे पास ए सपोर्ट पिन सपोर्ट है। तो हमारे पास अगर हम इसको कहें कि हमारे पास ये फार एंड पिन है, तो हम लोग जो दूसरा हमने पढ़ा था ये सबसे पहला मॉडिफिकेशन वाला, ये इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 3i डिवाइड बाय एल, ये वाला। ठीक है, मेंबर पिन सपोर्टेड एट फार एंड, इसके लिए जो हमने पढ़ा था वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, के इक्वल्स टू 3i ओवर एल। तो हम इधर दो मॉडिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, एक के इक्वल्स टू 2ei डिवाइड बाई एल कि हमारे पास सिमेट्रिकल बीम और लोडिंग है, और दूसरी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि फार एंड हमारे पास पिन है, के इक्वल्स टू 3ei डिवाइड बाई एल। ठीक है, फॉर कंप्यूटिंग द स्टिफनेस फैक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी सिंस द फार एंड ए इज पिन्ड। Furthermore, the distribution of moment at A can be skipped by using the fixed end moment for triangular loading on a span with one end fixed and the other pinned। अच्छा जी, दूसरी बात कर रहा है कि हमें मोमेंट को ए के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि फिक्स्ड एंड मोमेंट ट्रायंगुलर लोडिंग की जब हमारे पास वन एंड फिक्स और दूसरा पिन हो, क्या होती है, कहाँ से कैलकुलेट करते हैं सर जी, जीरो। मोमेंट वहाँ पे जीरो होती है, तो हम उसके लिए वो जो बैक एंड इनसाइड बैक कवर पे जो पेज है, लास्ट पेज है, उसके ऊपर जो मूवमेंट्स हैं उसमें राइट साइड वाली हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम एक एक करके इनको इस्तेमाल कर यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ रहा है के 10 के ए बी इज इक्वल टू 3ei ओवर एल, ये फार्मूला लगेगा इक्वेशन 12 पर-4 वाला। ठीक है, ये हमारे पास जो ए बी स्पैन है बेसिकली इसमें फार एंड पिन सपोर्टेड है, तो इस पर हमने फार्मूला कौन सा लगाया, के इक्वल्स टू 3ei ओवर एल, ये वाला फार एंड पिन है। ठीक है, के इक्वल्स टू 3i ओवर एल फार एंड पिन के लिए हमने जो फार्मूला था वो इधर लगाया, तो हमारे पास ये बना k इज इक्वल टू 3ei डिवाइड बाई लेंथ ऑफ दिस ए बी स्पैन इज 15 फीट। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन के, इसका स्टिफनेस फैक्टर आ जाएगा ए बी का 3ei डिवाइड बाई 15। नेक्स्ट हमारे पास है के बी सी सेंटर स्पैन, इसके ऊपर लगेगी बेसिकली सिमेट्रिकल बीम और लोडिंग वाला के इक्वल्स टू 2ei डिवाइड बाई एल। ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ei डिवाइड बाई 20। ये हमारे पास इक्वेशन 12/5 आ गई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी का क्या होगा, ए सपोर्ट के लिए। ए सपोर्ट पे देखें तो खाली हमारे पास ए जॉइंट जो है ये वाला, इस पे हमारे पास खाली पिन सपोर्ट है और एक मेंबर खाली इसको ज्वाइन कर रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनेगा के डिवाइड बाई के, 3ai डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 3ai डिवाइड बाई 15 इसको इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिया मेंबर ए बी के नीचे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरी सपोर्ट है, हमने इस बीम को हाफ लिया हुआ है ना, हाफ बीम कंसिडर कर रहे हैं। दूसरी जो सपोर्ट है इसके ऊपर जो मेंबर मिल रहे हैं, एक मेंबर बी ए मिल रहा है और एक मेंबर बी सी मिल रहा है। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए निकालेंगे तो वो क्या होगा, के बी ए डिवाइड बाई के बी ए प्लस के बी सी, ये बनेगा। ठीक है, तो उसको अगर हम देखें तो हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए, तो के ए बी आएगा ऊपर। ठीक है, फिर डिवीजन में के ए बी ये वैल्यू आ गई और प्लस के बी सी ये आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आती है 0.667। ये अपने एंड पे खुद सॉल्व करके चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी। ये क्लियर है ना सबको? जी सर। यस सर। जी ठीक है, सर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी है। उसको अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बी सी करना है तो उसके लिए के बी सी आएगा टॉप पे और डिवाइड में भी हमारे पास के बी सी की वैल्यू आएगी प्लस के ए बी, क्योंकि हमारे पास जॉइंट बी के ऊपर दो मेंबर मिल रहे हैं ए बी और बी सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.333। ठीक है, इनका अगर सम करें तो इक्वल केस के होता है 1 के, तो यानी ये भी ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट। ये क्लियर है सबको? जी यस सर सर। जी। यस सर। अब हमने क्या करना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा स्पैन बी ए है इसके लिए हम फिक्स्ड एंड मोमेंट जो कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा, फार एंड पिन सपोर्टेड होनी चाहिए। तो इनसाइड बैक कवर पे हम जाएंगे बुक के। ठीक है, और वहाँ पे जो टेबल है वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास फार एंड पिन क्या है और हमारे पास यहाँ पे लोडिंग क्या आ रही थी। हाँ जी, लोडिंग क्या थी ए बी में? यूवीएल। यूवीएल था। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये राइट साइड पे फार एंड पिन वाले हैं ना, इसमें यूवीएल देखेंगे कहाँ पे है, कहाँ पे है यूवीएल, ये सर ये वाला यूवीएल है। ठीक है, यस सर। और इसके लिए हम फिक्स्ड एंड मोमेंट चेक करें तो हमारे पास क्या आती है, ए बी इस साइड पे, दूसरी साइड पे जहाँ पर हमने फिक्सिटी कंसिडर की होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 15। तो हमने यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ करना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 15। डब्ल्यू होगी यूडीएल की मैक्सिमम इंटेंसिटी, यूवीएल की मैक्सिमम इंटेंसिटी, और एल इसमें लेंथ हो जाएगी। ये हम यहाँ पर अप्लाई करें अपने न्यूमेरिकल में तो हमारे पास आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 15। देखें हमारे पास इसने इसी तरह कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो न्यूमेरिकल है इसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 है और ये जो लेंथ है इसकी 15 है। वो यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 15 स्क्वायर बाई 15 इज इक्वल टू 60 किप फुट। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। जी सर। अब हमारे पास सर ये सेकंड हम जो स्पैन है वो ये वाला है, दरमियान वाला। इसमें जब हम दोनों साइड पे फिक्सिटी कंसिडर करें तो हमारे पास जो इनसाइड बैक कवर में जो न्यूमेरिकल जो सिचुएशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। दोनों साइड्स फिक्स हैं और दरमियान में यूडीएल लगा हुआ है। तो इसके लिए जो फार्मूला आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 आ रहा है फिक्स्ड एंड मोमेंट का। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, कैलकुलेशंस बन के आएंगी। इसको करके हमारे पास कैलकुलेशन बन के आएंगी 4 इसका डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी और लेंथ इसकी 20 फीट है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 133.3 के फुट आएगा। अच्छा जी, फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव कैसे आ रही है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, ये वाला पोर्शन, जब आप इसकी यहाँ पे फिक्सिटी कंसिडर करोगे, ठीक है, आपने जब इसकी फिक्सिटी कंसिडर करके फार एंड फिक्स करके मोमेंट कैलकुलेट की है तो आपके पास जो मोमेंट आई है वो जो इसको रेजिस्ट करेगी वो मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी। हम कहते हैं हमारे पास क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव करें तो हमारे पास की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और यही वैल्यू पॉजिटिव इसने यहाँ न्यूमेरिकल में ली हुई है 60 के फुट। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें
ये पॉजिटिव यहाँ से आया। क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट हमने जो कंसीडर किया था, हमने ये किया था कि हमारे पास जो BC सपोर्ट है, ये हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है। इसमें अगर हम देखें, हमें मोमेंट चाहिए BC में, तो उस मोमेंट की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी रेजिस्टिंग मोमेंट की, वो ये वाली होगी। ठीक है, जी सर। उसकी जो डायरेक्शन आएगी हमारे पास वो ये वाली होगी। तो ये बेसिकली क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इस वजह से हम अगर देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो इसने नेगेटिव कंसिडर की हुई है, -133.3 किप फुट। अब ये सब जो कुछ कैलकुलेट किया है हम इस टेबल में पुट करते हैं। हमारे पास अब टेबल कितना हो जाएगा, खाली A और B जॉइंट हाफ हम ले रहे हैं। ठीक है, इस हाफ के लिए अब सर टेबल बने। ये माइनस पीछे फॉर्मूले में वो गिवन था या खुद से डाल दिया? कौन सा? ये जो सर FEMBC है। FEMBC की वजह से मोमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है? काउंटर मोमेंट क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन नेगेटिव में? होगी थी। काउंटर क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव ले लिया। और जी BA ठीक में है। आपके पास फिक्स्ड मोमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा था, क्लॉकवाइज आ रहा था, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। जी जी। ठीक है, अब ये जो डाटा है इसको हम टेबल में डालते हैं। जॉइंट हमारे पास A और B है। ठीक है, एक जॉइंट ये वाला है और एक जॉइंट ये है, A और B। मेंबर ए, जॉइंट A के ऊपर खाली एक मेंबर AB लग है, वो इसने यहाँ पे AB लिख दिया। जॉइंट B के ऊपर दो मेंबर हैं, BA और BC, वो इसने ये लिख दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स AB का हमारे पास 1 आता है, ये लिख दिया। BA का 0.667 आता है, ये लिख दिया। BC का 0.333 आता है, वो ये लिख दिया। ये हमारे पास सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट आती है BA +60, वो यहाँ पे लिख दी। और फिक्स्ड एंड मोमेंट BC आती है -133.3, वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास जॉइंट B के ऊपर टोटल मोमेंट कितना है? हाँ जी, टोटल मोमेंट एट जॉइंट B कितना है? 60 minus 133.3. टोटल मोमेंट एट जॉइंट B आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू 60 - 133.3। इसको जब आप सॉल्व करते हैं आपके पास आता है -73.333 कर लें खाली किप फुट। ठीक हो गया, ये आपके पास इसमें मोमेंट आ गया। ये माइनस मोमेंट आया आपके पास इस जॉइंट पे, ये जो आपने लॉक किया हुआ है। जब आप इसको अनलॉकिंग करेंगे प्लस लीजिए। तो ये जो आपके पास मोमेंट आएगा, मोमेंट विल बी इक्वल टू बैलेंसिंग मोमेंट। अनलॉकिंग पे बैलेंसिंग मोमेंट जो आपके पास आएगा, इट विल बी इक्वल टू +73.3 किप फुट। ठीक हो गया, क्लियर होगी ये बात? यस सर। ठीक है, इसको जब आप +73.3 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जॉइंट BA पे, मेंबर BA में जो लेगा, मेंबर BA में जो मोमेंट आएगा वो किस तरह आएगा, इट विल बी इक्वल टू +73.3 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.667। 0.667. ठीक है, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? हाँ जी, कैलकुलेट करें, क्या वैल्यू आती है? 48.9. 48.9 सर। ठीक है, +48.9 आएगा। सिमिलरली मेंबर BC के लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे उसका जो मोमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इज इक्वल टू +73.3 मल्टीप्लाई बाय 0.333। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी
24.4। ठीक है, किप फुट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, ये नहीं है वैल्यूज टेबल में यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। इसके बाद हमने देखा हुआ है कि अच्छा, ये जो बी ए में मोमेंट है सर ये बी में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि वो दूसरी तरफ रोलर या पिन है ना। क्योंकि वहां पे पिन सपोर्ट है, वो उसको रिजॉल्व नहीं करेगी, तो आपका मोमेंट यहीं पे रह जाएगा बी ए में जो होगा। और जो बी सी में होगा वो बेसिकली ये कैरी ओवर होके सी बी में जाएगा। अगर वहां पे भी सेम मोमेंट्स हैं, उसी तरह कैलकुलेशंस करके आपके पास आंसर सेम आता है। ये से यहाँ पे लिखा हुआ भी है, these data are listed in table figure 12/13b। इसमें लिस्ट हुआ है। Computing these stiffness factors as shown above considerably reduces the analysis। इसको अगर हम देखें तो हमारा एनालिसिस बहुत शॉर्ट हो गया। Since only joint B must be balanced, खाली हमें joint B को बैलेंस करना है। And carry overs to joint A and C are not necessary। अब हमें joint A और C की तरफ कैरी ओवर करना ही नहीं है, क्योंकि A के ऊपर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करना। हमने उधर कह दिया फार एंड पेन है, तो मोमेंट वहां जाना ही नहीं है, तो उसका कैरी ओवर वैसे ही चला गया। और सी का जो बेसिकली जाएगा उतना ही मोमेंट सी से बी में भी आएगा, तो उधर भी भेजने का फायदा नहीं है। ओनली ऑब्वियसली जॉइंट सी इज सब्जेक्टेड टू द सेम इंटरनल मोमेंट्स ऑफ 108.9। जितना मोमेंट यहाँ पे आपके पास आ रहा है उतना ही जॉइंट सी पे भी आ रहा होगा। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट 0 आता है, यहाँ पर मोमेंट 60 + 48.9 108.9 आता है, और यहाँ -108.9 आता है। ठीक है, इसकी वजह से शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा आप खुद ही। ठीक है, इन लोगों ने नहीं बनाई हुई, इन लोगों ने खाली मोमेंट्स कैलकुलेट किए हैं। यहाँ तक सर कोई डाउट एक है तो चीज पूछ ये, लें। जी सर। सर ये ऊपर जो फिगर है इसमें सर हमने ये बी पॉइंट क्यों फिक्स किया हुआ था, ए क्यों नहीं फिक्स किया? क्यों? ए पिन सपोर्टेड है। तो बी पे भी तो सर पिन है। पिन है मगर वो इंटरनल पिन है। हमने कहा फार एंड हमारी फिक्स होनी चाहिए या पिन होनी चाहिए। हमारे पास फार एंड जो है वो ये एक्सट्रीम सपोर्ट होती है। जी सर ठीक, मतलब ठीक है, फार एंड जो है हमारे पास पिन सपोर्ट है, इस वजह से हम खाली फार एंड को ही कंसिडर कर रहे हैं। जो इंटरनल वाली सपोर्ट्स है वो पिन हो या रोलर हो, उसको हम इंटरनल फिक्सिटी करते हैं ना। इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स और अनफिक्स करते हैं, लॉक और अनलॉक करते हैं। तो इंटरनल सपोर्ट्स इसमें लॉक अनलॉक होंगी। एक्सटर्नल को हम पिन सपोर्ट कंसीडर, पिन सपोर्ट ही है, उसके जो हमने नई मॉडिफिकेशन निकालनी है स्टिफनेस फैक्टर की, वो अप्लाई करके क्या करते हैं, ये खाली 2-3 स्टेप से पूरा न्यूमेरिकल कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। सर सर इसमें हम 0 पॉइंट तक क्यों नहीं चले गए टेबल में सर? इसमें जीरो कैसे करोगे? बी ए से आपके मोमेंट किधर जाना है? ए बी में। जी आपके सर। पास जॉइंट बी में बी ए पे जो मोमेंट है वो बी ए बी में जाएगा ना। ए बी में ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पिन सपोर्ट है। जी ठीक है, सर। वो मोमेंट यहीं पे रह गया। और जो आपके पास बीसी में मोमेंट आया था वो बेसिकली इस स्पैन की तरफ जाएगा, सीबी की तरफ, और ये उतना ही जाएगा जितना सीबी में मौजूद है। तो ये फिर इस तरह कैरी ओवर जो होंगे आपस में इक्वल कैरी ओवर होते रहेंगे। तो उन लोगों ने एक दूसरे को कैंसिल कर के ना आखिर में यही वैल्यू आनी है 108.9 माइनस। अगर किसी ने इसको करना है तो इसको आप कर लो, नॉर्मल मेथड से करो, देखो कितने स्टेप्स में आपके पास आंसर आता है और आंसर सेम आता है या नहीं ये भी चेक कर लो। ठीक है, यहाँ तक कोई और डाउट है? ओके। ठीक है, कल इंशाल्लाह आप लोगों की कल नो कोई सर। क्लास हो नहीं है?